आज हम एक ऐसी सच्ची कहानी की बात करेंगे जो किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। एक ऐसे क्राइम की जिसकी जड़ें भारत के दूर दराज के गांव से लेकर न्यूयॉर्क की हाई एंड आर्ट गैलरी तक फैली हुई थी। और ये सिर्फ कीमती चीजों की चोरी नहीं थी, ये तो आस्था की चोरी थी। तमिलनाडु के एक छोटे से गांव पन्नूर के लोगों के लिए ये कोई फिलॉसफिकल सवाल नहीं था। ये एक कड़वी हकीकत थी जिसका सामना उन्होंने एक सुबह किया। सोचिए, जून 2005 की एक सुबह मंदिर का पुजारी रोज की तरह पूजा करने पहुंचता है और देखता है कि मंदिर का दरवाजा टूटा पड़ा है। अंदर से 13 पवित्र मूर्तियां गायब हैं। जांच शुरू हुई पर कोई सुराग नहीं मिला। मामला इतना ठंडा पड़ गया कि पुलिस को बेचारे पुजारी पर ही शक होने लगा। और ये कोई एक दो मंदिरों की बात नहीं थी। असल में ये एक बड़े और खतरनाक पैटर्न की बस शुरुआत थी। एक के बाद एक मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा था। ये सिलसिला सालों तक चलता रहा। 2005 में पन्नूर, फिर 2006 में श्रीपुरंतन से चोल काल की बेशकीमती मूर्तियां चोरी हुईं और 2008 तक तो चोरों के हौसले इतने बुलंद हो गए कि उन्होंने एक सुरक्षित माने जाने वाले पेरुमल मंदिर से 18 मूर्तियां उड़ा दी। मतलब एक सिस्टमैटिक तरीके से मंदिरों को लूटा जा रहा था। अब ये वाला हिस्सा देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। जिन चोरों ने मूर्तियां उठाईं उन्हें मिले महज 2 लाख रुपए, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में उन्हीं मूर्तियों की कीमत थी $2.5 मिलियन, मतलब करोड़ों रुपए। ये फर्क साफ बताता है कि ये स्थानीय चोर तो एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल मशीन के सिर्फ छोटे मोटे पुर्जे थे। तो जब ये मामले बढ़ने लगे तो इन्हें एक स्पेशल यूनिट को सौंपा गया जिसका नाम था आइडल विंग। लेकिन ये वैसे कोई हाईटेक टीम नहीं थी जैसा हम फिल्मों में देखते हैं। असल में कहानी बिल्कुल उल्टी थी। देखिए, आइडल विंग को तो डिपार्टमेंट में पनिशमेंट पोस्टिंग माना जाता था। मतलब जिस अफसर से सब नाखुश होते उसे यहाँ भेज दिया जाता। स्टाफ इतना कम कि 2010 तक पूरी टीम में सिर्फ 9 लोग थे। और इसी छोटी सी टीम को लीड कर रहे थे हमारे हीरो डीएसपी सेल्वराज, एक ऐसा अफसर जो हार मानने को तैयार नहीं था। तो सेल्वराज ने बिल्कुल बेसिक क्लासिक पुलिस वाले तरीके से काम शुरू किया। इलाके के पुराने चोरों से पूछताछ की, उनके फ़ोन कॉल्स को सुनना शुरू किया और धीरे धीरे इस पहेली के टुकड़ों को जोड़ना शुरू किया। और जल्द ही एक नाम बार बार सामने आने लगा, संजीव अशोकन, एक आर्ट डीलर। टीम ने संजीव को पकड़ने के लिए एक स्ट्रिंग ऑपरेशन भी प्लान किया, लेकिन किसी ने खबर लीक कर दी और वो फेल हो गया। पर सेल्वराज रुकने वालों में से नहीं थे। उन्होंने संजीव का पीछा कोची के एक होटल तक किया, छापा मारा। कंप्यूटर तो खाली मिले, लेकिन लंबी पूछताछ के बाद संजीव टूट गया और उसने असली मास्टरमाइंड का नाम उगल दिया। और बस इसी एक नाम के साथ ये पूरी जांच भारत की सीमाओं को लांघकर ग्लोबल होने वाली थी। ये नाम था सुभाष कपूर। दुनिया के लिए वो न्यूयॉर्क का एक बहुत बड़ा सम्मानित आर्ट डीलर था। उसकी आर्ट ऑफ द पास्ट नाम की गैलरी बहुत मशहूर थी, लेकिन पर्दे के पीछे वो दुनिया के सबसे बड़े आर्ट स्मगलर्स में से एक था। कपूर का तरीका बड़ा ही शातिर था। मतलब एक पूरा सिस्टम बना रखा था उसने। वो संजीव जैसे डीलरों के जरिए भारत से मूर्तियां चोरी करवाता, फिर उन्हें हांगकांग और लंदन के रास्ते भेजकर उनके नकली कागजात तैयार करवाता था। और तो और अपनी एक अच्छी इमेज बनाने के लिए वो बड़े बड़े म्यूजियम को आर्ट डोनेट भी करता था। लेकिन कपूर को यह अंदाजा नहीं था कि सिर्फ डीएसपी सेल्वराज ही नहीं, दुनिया के अलग अलग कोनों से कई लोग एक ही मकसद से उसके पीछे पड़े थे। और धीरे धीरे एक अनकहा गठबंधन बन रहा था। ये टीम भी बड़ी कमाल की थी। एक तरफ थे हमारे जासूस डीएसपी सेल्वराज, दूसरी तरफ थे इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट के डिजिटल वॉलंटियर्स, साथ में एक अमेरिकी फेडरल एजेंट और एक मुखबिर। इस ग्लोबल नेटवर्क को तोड़ने के लिए इन सबका साथ आना जरूरी था। और यहाँ पर इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट के इन डिजिटल वॉलंटियर्स ने जो काम किया वो कमाल का था। उन्होंने पता लगाया कि कपूर जानबूझकर कागजात पर गांव के नाम की स्पेलिंग गलत लिखता था। क्यों? ताकि अगर कोई मूर्ति को ऑनलाइन सर्च करे तो वो कभी भी उसके असली गांव से लिंक न हो पाए। ये चोरी के इरादे का एक पक्का सबूत था। और फिर जैसा हर अच्छी जासूसी कहानी में होता है, पुलिस को मिला एक लकी ब्रेक। कपूर की एक एक्स गर्लफ्रेंड जो उसके सारे राज जानती थी और अब बदला लेना चाहती थी, उसने एक म्यूजियम के ब्लॉग पर कमेंट कर दिया कि ये सारी मूर्तियां चोरी की हैं। बस फिर क्या था, उसने पुलिस को न सिर्फ कपूर की फोटो दी, बल्कि सबसे जरूरी चीज, उसका आने वाला ट्रैवल प्लान भी दे दिया। अब जाल बिठाने और शिकारी का इंतजार करने का वक्त था।
और फिर 30 अक्टूबर 2011 को जैसे ही सुभाष कपूर जर्मनी के फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन काउंटर पर पहुंचा, इंटरपोल के एजेंटों ने उसे गिरफ्तार कर लिया। उसके शानदार क्राइम एम्पायर का अंत हो चुका था। कपूर को भारत लाया गया, उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया और फिर शुरू हुआ ऑपरेशन हिडन आइडल, जिसका मकसद था चोरी हुए खजानों को दुनिया भर से वापस लाना। इस ऑपरेशन के तहत $100 मिलियन से ज़्यादा कीमत की 250 से ज़्यादा कलाकृतियां बरामद की गईं, लेकिन इन मूर्तियों की असली कीमत पैसों में आंकी ही नहीं जा सकती। कई देशों ने आनाकानी की, जैसे ऑस्ट्रेलिया की नेशनल गैलरी, लेकिन जब उन्हें फोटो वाले सबूत दिखाए गए तो उन्हें 11वीं सदी की वो बेशकीमती नटराज की मूर्ति लौटानी ही पड़ी। यह सिर्फ एक मूर्ति की वापसी नहीं थी, ये एक समुदाय की आत्मा की वापसी थी। 2014 में जब वो नटराज की मूर्ति वापस अपने घर, अपने मंदिर पहुंची, तो पूरे गांव ने मिलकर जश्न मनाया। ये उन सबकी जीत थी, डीएसपी सेल्वराज की, उन डिजिटल वॉलंटियर्स की और उन गांव वालों की जिन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी थी। ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी और शक्तिशाली सवाल के साथ छोड़ जाती है। एक जीत तो हमने देख ली, लेकिन हमारे ऐसे और कितने खजाने हैं जो आज भी दुनिया के अलग अलग कोनों में अपने घर लौटने का इंतजार कर रहे हैं।